रविराज और उसकी हामला बेगम रेखा मेघालय के शिलोंग कस्बे में रहते थे। रेखा की डिलीवरी को 4 महीने ही बकाया थे और रविराज का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया। रविराज पेशे से इंजीनियर था। रेखा, मेरा तबादला जिस गांव में हुआ है ना, वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन शिलोंग आती है। फिलहाल मेरे पास कोई और नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इस तरह अकेली भी नहीं छोड़ सकता। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? नहीं रेखा, वो गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि मालूम नहीं वहाँ पर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल होगा भी या नहीं। तो क्या हुआ, गरीबों के गांव में बच्चे नहीं पैदा होते? ऐसी बात नहीं है। ये हमारा पहला बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो, बस सब कुछ बेहतर हो जाए। मैंने अपने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 महीनों तक मुझे उस गांव में काम करना ही होगा, तब जाकर मेरा तबादला वो शहर में करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हर जुम्मे को ट्रेन पकड़कर मैं शहर आ जाऊंगा और हर इतवार को मैं ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाऊंगा। इस तरह हफ्ते में 2 दिन मैं तुम्हारे साथ तो रह सकता हूँ ना? ये भी ठीक है। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। ये हुई ना बात? आने वाले इतवार को ही जाना होगा। ठीक है। इतवार की शाम को रविराज अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ा। अपना ख्याल रखना और कोई तकलीफ हो तो अस्पताल चली जाना, ठीक है? हाँ हाँ, उम्दा है। रविराज ने रेखा को चूमा और घर से निकल पड़ा। शिलोंग कस्बे के स्टेशन से उसने धीरा जाने वाली ट्रेन पकड़ी और कुछ ही घंटों में धीरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। धीरा रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा था और सुनसान भी था। न ज्यादा लोग स्टेशन पर उतरते थे और न ही यहाँ के लोग कहीं जाते थे। यकायक स्टेशन के बाहर रविराज को घोड़ा गाड़ी दिखी। भाई, यहाँ क्या अभी भी घोड़े चलते हैं? हाँ भाई साहब, ये पहाड़ी इलाका है और ऊपर से यहाँ के रास्ते भी कच्चे हैं, तो यहाँ पर कोई गाड़ी चल नहीं पाती और ना ही यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है। इसीलिए यहाँ के लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी ही चलाते हैं। अच्छा, फोन चलते हैं कि वो भी नहीं? चलते हैं ना भाई साहब। पिछले 1 साल से यहाँ पर टावर लग गया है तो नेटवर्क आता है। खैर चलो, ये बात अच्छी है। अच्छा, मुझे बिजली के शूबे के टेंट ले चलो। ठीक है जनाब, चलिए बैठिए। रविराज घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। रास्ता ऊंचा नीचा था पर गाड़ी बहुत ही आराम से चल रही थी। रविराज बिजली विभाग के क्वार्टर्स में पहुंचा। उसने उस आदमी को 20 रुपए दिए। अरे जनाब, हमारा नंबर ले लीजिए। अगर आपको दोबारा स्टेशन जाना होगा ना तो हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, दे दीजिए। रविराज क्वार्टर पहुंचा। वहाँ के नौकर ने रविराज को उसका कमरा दिखाया। नहाने धोने के बाद रविराज ने अपनी बेगम को फोन लगाया। रेखा, मैं महफूज पहुंच गया। बेहतरीन बात है। और जानती हो, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ घोड़े और घोड़ा गाड़ी चलती है। या खुदा, पर ऐसा क्यों? रास्ते ऊबड़ खाबड़ है ना, इसीलिए। और ऊपर से यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। मतलब आपको हमेशा घोड़ा गाड़ी की सवारी करनी होगी? हाँ। बड़ी खूबसूरत बात है। शहर में तो घोड़ा गाड़ी मिलते ही नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं, अभी खाऊंगी। और तुम्हारी दवाई? वो भी अभी ही खाऊंगी। रेखा, तुम वक्त पर दवाई और खाना खाया करो। अगर तुम सही वक्त पर नहीं खाओगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अरे अरे रे, मैं खा रही हूँ, बस थोड़ा काम बाकी था। काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। रविराज को रेखा और उसके आने वाले बच्चे की बहुत चिंता थी। वो भले ही दूर था पर वो उन दोनों के बारे में हमेशा परेशान रहता था। सुबह होते ही रविराज नए पावर प्लांट के पास पहुंचा। इस गांव में पावर प्लांट बन रहा था ताकि पूरे गांव को हमेशा बिजली मिलती रहे। रविराज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसे दीरा में इस पावर प्लांट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। रविराज ने आते के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया। वो सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाता और शाम 5 बजे अपने क्वार्टर चला जाता था। क्वार्टर पहुंचकर वो फ्रेश होकर अपनी बेगम से बातें करता। इसी तरह 5 दिन बीत गए। कल जुम्मा है,
कल काम से सीधे ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, मैं भी आपका पसंदीदा दस्तरखान लगा कर रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा काम करने की, तुम आराम करो, समझी? आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते। रविराज चाहता था कि रेखा ज्यादा से ज्यादा आराम करे और उनका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। अगली शाम दीरा स्टेशन से रविराज ने शिलोंग के लिए ट्रेन पकड़ी और रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच गया। रविराज को देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले 2 दिन तक रविराज ने रेखा का बेहद ख्याल रखा और फिर इतवार को वो वापस दीरा के लिए निकल गया और ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। हर जुमे को रविराज घर जाता और इतवार को लौट आता। इसी तरह करते करते 3 महीने बीत गए। अब रेखा की डिलीवरी में बस 1 महीना ही बाकी था। एक इतवार की शाम रविराज घोड़ा गाड़ी से स्टेशन आ रहा था कि घोड़ा गाड़ी का पहिया अटक गया। गाड़ी वाले ने बेहद कोशिश की। भाई साहब, थोड़ी मदद करेंगे क्या? रविराज भी उतरकर पहिए को धकेलने लगा। पहिए को बाहर निकलने में काफी समय लग गया। आखिर पहिया बाहर आया और गाड़ी वापस चल पड़ी। लेकिन जैसे ही रविराज स्टेशन पहुंचा, तो उस दिन की ट्रेन जा चुकी थी। अरे रे रे, अब क्या करूँगा? ट्रेन तो चली गई। रविराज परेशान था। तभी रेखा का फोन आया। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। रविराज ने अपने वालिदैन को फोन लगाया, पर उनमें से कोई भी रविराज के घर के नजदीक नहीं था। हे भगवान, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, मेरी मदद करो। तभी उसके सामने एक बाबा आए। तुम्हें शिलोंग जाना है ना? वो भी जल्दी? हाँ बाबा। बाबा ने अपने थैले से एक केला निकाला और रेलवे ट्रैक पर रख दिया और उसके बाद आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। वो केला एक ट्रेन में तब्दील हो गया। रविराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये केले की ट्रेन तुम्हें मिनटों में शिलोंग पहुंचा देगी। रविराज बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गया और उसने बाबा के आगे हाथ जोड़े। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन बिजली की रफ्तार से चलने लगी। रविराज हैरत में पड़ गया। कुछ ही मिनटों में वो शिलोंग स्टेशन पहुंच गया और उसके ट्रेन से उतरते ही वो केले की ट्रेन गायब हो गई। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। रेखा दर्द से तड़प रही थी। रेखा, रेखा! रविराज ने रेखा को गोद में उठा लिया और अस्पताल दौड़ पड़ा। अस्पताल में रेखा ने एक बच्ची पैदा की। रविराज और रेखा दोनों बेहद खुश थे। रविराज ने उस बाबा को याद किया और उनका शुक्रिया अदा किया। जादुई केले की ट्रेन की वजह से वो सही वक्त पर अपने घर आ सका। एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। दिशा के अम्मी अब्बू वेज पुलाव का ठेला लगाकर बेचा करते थे। दिशा एक 20 साल की लड़की थी जो दिन भर किताबों में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी अम्मी अनीता दीक्षा से बोली, तुम दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हो, थोड़ा बहुत अपनी अम्मी के कामों में भी हाथ बटा लिया करो, निकाह के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? घर का सारा कामकाज तो मुझे करना आता है। मैंने आपसे खाना बनाना भी सीखा है। अब्बू तो मेरे हाथ के बने हुए दावत की बेहद तारीफ करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन दिन भर किताबों में डूबे रहने से क्या हासिल हो जाएगा? भला आज तक किसी लड़की को पढ़ लिख कर कुछ मिला है क्या? अंत में तो उसे निकाह के बाद चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है अम्मी, अगर मैं दिन भर किताबों में डूबी रहती हूँ तो उसकी भी एक वजह है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मैं इस जिंदगी में कुछ नया करना चाहती हूँ। दीक्षा की बात पर अनीता दिशा से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ दिशा के अब्बू आ गए। अरे मेरी बेटी दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है। अनीता, उसे पढ़ने दो। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी जी कि हमें दीक्षा को पढ़ा लिखा कर नौकरी थोड़ी न करवानी है, अंत में उसका निकाह ही तो करना है। ऐसा नहीं सोचते अनीता। अगर दीक्षा बिटिया शिक्षित हो जाएगी तो सोचो अपनी शिक्षा से उसे कितना फायदा पहुंचेगा। वो अपने पति के ऊपर बोझ नहीं होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में लड़कियां पुरुषों से पीछे है क्या? वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब्बू जान, मेरे मदरसे में 2 दिन के लिए जंगल में एक टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मौलाना ने 500 रुपए मांगे हैं। बेटी, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता,
लेकिन तुम तो जानती हो आजकल धंधा कितना मंदा हो गया है। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किलों से जमा करता हूँ। दूर पर जाने के लिए स्कूल वालों ने कुछ अतिरिक्त रुपए तुमसे मांगे हैं जो इस समय मेरे पास नहीं है बेटा। रमन की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया। अपनी बेटी का चेहरा देखकर रमन भावुक होकर बोला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल मैं किसी न किसी से पैसे उधार मांगकर तुम्हें दे दूंगा। अब्बू की बात सुनकर दीक्षा बेहद खुश हो गई। ये क्या जी, अब आप दीक्षा के लिए पैसे भी उधार लेंगे? कोई बात नहीं, बेटिया पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर हम दोनों का ही सहारा बने। लेकिन हमें परसों मकान मालिक का किराया भी देना है। अगले दिन दिशा के अब्बू फिर से ठेला लेकर बस स्टैंड के पास चले गए, मगर वो यही सोचते रहे कि आखिर वो कैसे और किससे उधार मांगे। तभी उसे दूर से गांव का मुखिया आता हुआ नजर आया, जो उसी के करीब आ रहा था। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे नमस्ते नमस्ते रमन, नमस्ते। और सुनाओ कैसे हो, धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? धंधा अभी बहुत हल्का चल रहा है मुखिया जी। पहले पुलाव शाम तक बिक जाता था, लेकिन अब तो कभी कभी भगोने में पुलाव ऐसा का ऐसा ही रखा रहता है। अरे अरे रमन, आजकल चाइनीज फूड का दौर है। भारत में तरह तरह के लजीज खाना बन रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा देसी पुलाव कौन खाना पसंद करेगा? गांव का नक्शा अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग भी बहुत बदल चुके हैं। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, अब क्या बात करनी थी? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? जी मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी। वो क्या है कि कल मुझे 1500 रुपये मकान का किराया देना है और 500 रुपये बेटिया के स्कूल में जमा करने हैं। अरे तो दीक्षा बेटिया की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई क्या? जी वो तो मैंने कब की जमा कर दी मुखिया जी। क्या है कि स्कूल की तरफ से बिटिया का टूर जा रहा है जंगल, तो बिटिया का बड़ा मन है उस टूर में जाने का और स्कूल वाले 500 रुपया मांग रहे हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया है रमन? तुम्हारा धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है और ऊपर से तुम्हें मकान का किराया भी देना है। ऐसे में बिटिया को टूर पर भेजना जरूरी है क्या? बिटिया को पेड़ और पौधों से बहुत प्रेम है मुखिया जी, और वो दिन भर इसी के बारे में किताबों में पढ़ती रहती है। अगर आज शाम को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो बिटिया का दिल टूट जाएगा मुखिया जी। मुखिया दीक्षा के अब्बू की बातों को सुनकर उन्हें बेहद गौर से देखने लगा। तभी मुखिया का साथी अभिमन्यु वहां जा पहुंचा। अभिमन्यु एक बेहद गंदे बर्ताव का इंसान था, जो मुखिया के हमेशा कान भरता रहता था। वो उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था। अभिमन्यु ने मुखिया के कान में बोला, अरे सोचते क्या हो मुखिया जी, 1000 रुपए की बात है, दे दीजिए। वैसे भी रमन का ठेला कम से कम 10,000 रुपयों का होगा। इस वक्त रमन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा। उसके बदले आप उसका ठेला रख लेना, पूरे 8,000 रुपए का फायदा होगा। अभिमन्यु की बात मुखिया के दिमाग में बैठ गई। अरे ये पैसे कब तक दोगे मुझे? मुखिया जी मुझे बस 2 महीने का समय दे दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे ना जाने कितने बार पैसे उधार लिए, लेकिन हमेशा चुका दिए हैं। अरे उस वक्त की बात अलग थी रमन, लेकिन इस वक्त की बात अलग है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे देखो रमन, आजकल सभी का धंधा मंदा चल रहा है। मेरा भी व्यापार थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, तो इसीलिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे गिरवी रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए। मुखिया की बात सुनकर दीक्षा के अब्बू बेहद बुरी तरह से चौंक पड़े। दीक्षा के अब्बू जानते थे कि मुखिया अंदर से अच्छे स्वभाव का इंसान था। दीक्षा के अब्बू समझ गए कि मुखिया के कान किसी और ने नहीं, बल्कि कुछ देर पहले अभिमन्यु ने ही भरे थे। मगर दीक्षा के अब्बू मजबूर थे, क्योंकि मुखिया के अलावा गाँव में कोई भी 2000 रुपए उसे उधार नहीं दे सकता था। मेरे पास क्या है मुखिया जी, गिरवी रखने के लिए सिर्फ एक किराए का मकान है। और क्या आपको मेरी जबान पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसे के जमाने चले गए रमन, हमारा ये ठेला किस दिन काम आएगा? अगर तुम मुझे महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाए तो मैं ये तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, और तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। दीक्षा के अब्बू सोचते हुए बोले, ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी मर्जी। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया।
शाम को दीक्षा के अब्बू ने 500 रुपए दीक्षा को दे दिए। दीक्षा बेहद खुश होकर वहाँ से चली गई। दीक्षा के अब्बू ने सारा मसला दीक्षा की अम्मी को कह सुनाया। ये क्या किया आपने? आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिमन्यु एक नंबर का बेईमान आदमी है। मुखिया जी एक अच्छे स्वभाव के और नेक दिल इंसान है। जरूर अभिमन्यु की तुम्हारे ठेले पर नीयत खराब हो गई होगी। आखिर मुखिया जी आपका ठेला लेकर क्या करेंगे? वो जरूर आपके ठेले को अभिमन्यु को दे देंगे। जब आपके पास ठेला ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तब तक कोई ना कोई हल निकल आ जाएगा। वैसे भी हमें कल मकान मालिक का किराया चुकाना तो है ही। 1500 रुपए तो वैसे भी मुझे मुखिया जी से मांगने पड़ते हैं। अगले दिन दीक्षा जंगल के टूर पर चली गई। दीक्षा जंगल के घने दरख्तों को बेहद गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत केले के पत्तों में कुछ पका रही थी। केलों के पत्तों में से बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी। दीक्षा अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। ये क्या है आंटी? ये केलों के पत्तों की बनी हुई बिरयानी है बेटी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है बेटी। मैं इसकी रेसिपी को अच्छे से जानती हूँ। दीक्षा उस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ मुझे बता रही हैं कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं और ये रेसिपी इस देश की नहीं है। तुम तो बेहद चालाक हो बेटी। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं दिन भर किताबों में पढ़ती रहती हूँ। मुझे कुछ नया सीखने का शौक है। तुम बेहद अच्छी बातें करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपनी जवानी में ही आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। मेरे खानदान के सभी लोग मुझे छोड़कर विदेश में बस गए हैं। उस दिन के बाद इस दुनिया से मेरा दिल बिल्कुल ही हट गया और मैं जंगलों में ही अकेले रहने लगी। क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखाएंगी? अगर कोई और कहता तो मैं उसे जरूर मना कर देती, लेकिन तुम बेहद अच्छी हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें आगे बढ़ने का बेहद शौक है। ये लजीज बिरयानी जरूर तुम्हें सिखाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दीक्षा को लजीज बिरयानी की रेसिपी बता दी। शाम को दीक्षा अपने घर पर चली गई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। दीक्षा के अब्बू का काम बंद हो गया और मुखिया अभिमन्यु के साथ आकर दीक्षा के अब्बू का ठेला छीनकर ले गया। दीक्षा के अब्बू का धंधा एकदम ठप हो गया और ऊपर से उसके सर पर मकान के किराए का कर्ज भी बढ़ गया था। कितनी बार आपको समझाया मैंने, पर आपको समझ में ही नहीं आया। अरे क्या जरूरत थी दीक्षा को इतना ज्यादा पढ़ाने की? अब बताइए, दीक्षा को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा मिला? कितने भी पैसे खर्च हुए हैं, अगर वो हम बचा कर रखते तो आज हमारे कुछ काम आते। अरे इसमें दीक्षा का कोई दोष नहीं है अनीता। तभी वहाँ पर दीक्षा आकर बोली, अब्बू जान, मेरे पास एक तरकीब है। कैसा उपाय बेटी? कुछ महीने पहले जब मैं जंगल के टूर पर गई थी तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से बिरयानी की रेसिपी सीखी थी। मुझे लगता है कि अगर वही बिरयानी हम अपने गांव में बनाकर बेचे तो हमें बेहद मुनाफा होगा। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी अच्छी पुलाव नहीं बनाते थे? अनीता, मुझे लगता है कि दीक्षा बेटी सही बोल रही है। मुखिया जी भी यही बोल रहे थे कि आजकल भारत में नई नई चीजों का दौर है। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो ऐसे ही बिछड़ते रह जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है जी कि बिटिया की बात अगर मान भी ली जाए तो आप वो बिरयानी बेचोगे कहाँ? ठेला तो वो अभिमन्यु छीन कर ले गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए अम्मी। मैंने अपने घर के मसले के बारे में अपनी टीचर से बात की थी। उनकी एक दुकान गांव में खाली पड़ी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे अब्बू के पैसों का मसला हल नहीं हो जाता तक वो हमें अपनी दुकान दे सकती है। दीक्षा की बात सुनकर दीक्षा के अब्बू खुश हो गए। अगले दिन दीक्षा अपने अब्बू को खेतों में ले गई और अपने अब्बू जान के साथ बेहद सारे केलों के पत्तों को तोड़कर दुकान पर ले गई। दीक्षा के अम्मी और अब्बू ने पहले से ही दुकान की साफ सफाई कर दी थी। दीक्षा ने केले के पत्तों में बासमती चावल और कुछ अन्य चीजें डालकर उन्हें अंगारों पर पकने के लिए रख दिया और कुछ ही देर में पत्तों की बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू निकल रही थी
कि वहाँ से जाने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाए। तभी एक आदमी उनके दुकान पर जाकर बोला, अरे आपकी दुकान में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये कोई नई होटल है? दीक्षा के अब्बू कुछ बोलते उससे पहले ही दीक्षा ने उस आदमी से बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा नया होटल है, केले के पत्तों की बिरयानी वाला होटल। वो आदमी तुरंत उस दुकान के एक टेबल पर बैठते हुए बोला, मुझे भी एक प्लेट खानी है। तभी दीक्षा ने उसे गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। वो आदमी देखते ही देखते बिरयानी की 4-5 प्लेट खा गया। मजा आ गया। कितने हो गए? 2000 रुपए। उस आदमी ने बेहद खुशी खुशी दीक्षा को 2000 दे दिए। वो आदमी शहर का रहने वाला था और एक फेमस यूट्यूबर था। अरे इस तरह का खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। मुझे नहीं लगता ये भारत में कहीं और बनता होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका फोटो केलों के पत्तों के बिरयानी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, इससे तो हमारे होटल को बेहद फायदा होगा। उस आदमी ने दीक्षा की एक तस्वीर पत्तों के बिरयानी के साथ खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और वहाँ से चला गया। रमन 2000 देखकर बेहद खुश हो गया। इतने पैसे तो वो 10 दिन में भी नहीं कमा पाता। देखा अनीता, बिटिया का पढ़ना लिखना कितना काम आ रहा है। सोचा अगर हम इसे नहीं पढ़ाते तो हमारी क्या स्थिति होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो अपनी सोच पर बेहद शर्म महसूस हो रही है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दीक्षा की वो फोटोज पूरे भारत में फेमस हो गई। दीक्षा के होटल पे दूर दूर से लोग केले के पत्तों की बिरयानी खाने के लिए आने लगे। कुछ ही महीनों के बाद दीक्षा के अब्बू ने वो दुकान दीक्षा की टीचर से खरीद ली। अब रमन का एक बेहद सुंदर मकान बन गया था और वो गांव केले के पत्तों की बिरयानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और ये बात अभिमन्यु को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उसने मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके गांव का नाम आपके वजह से नहीं बल्कि दीक्षा की वजह से मशहूर हो रहा है। इससे पहले कि मुखिया अभिमन्यु से कुछ बोलता कि तभी मुखिया की पत्नी गुस्से में बाहर आकर बोली, अब तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अभिमन्यु मेरा साथी है। तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। अरे तुम्हें तो दीक्षा को इनाम देना चाहिए। दीक्षा की वजह से हमारे गांव का नाम कितना मशहूर हुआ है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की सीख मिली है और ये अभिमन्यु दिन भर गांव वालों के खिलाफ तुम्हारे कान भरता रहता है और तुम्हें भड़काता रहता है। इस अभिमन्यु की वजह से तुम्हारा नाम कितना खराब हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। मुखिया को अपनी बीवी की बात समझ आ जाती है। उसने अभिमन्यु को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। शाम को मुखिया और उसकी बीवी दीक्षा के अब्बू के होटल पर बिरयानी खाने पहुँचे। अरे मुझे माफ कर दो रमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अभिमन्यु की बातों में आकर मैंने तुमसे तुम्हारा ठेला भी छीन लिया। ऐसा नहीं है मुखिया जी, ये तो ऊपर वाले की लीला है। पैसा नहीं करते तो भला मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। लेकिन मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, आपसे हमेशा छोटा ही रहूंगा क्योंकि आप हमारे गांव के मुखिया हैं। दीक्षा के केले के पत्तों की बिरयानी आज भी शहर से लोग खाने के लिए आते हैं।